Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to Hindu Newspaper Analysis. So, I have picked the important article from the Hindu edition today. Let's see the important articles. The very first news which I choose for you is the NGO working on the right issues loses FCRA registration. So, from our exam point of view, we have to know what is FCRA and what are the regulation and the guidelines government has given on it. तो द वेरी फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट FCRA. सो व्हाट इज FCRA? सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FCRA. ओके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FCRA? FCRA इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. तो बेसिकली FCRA एक्ट जो है इट रेगुलेट क्यों बनाया गया? सो इट रेगुलेट एंड प्रोहिबिट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. मतलब बाहर से बहुत बहुत सारे एनजीओ बनाए गए, उनको बहुत सारा बाहर से क्या है कंट्रीब्यूशन आता था, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता था एनजीओ को, ट्रस्ट को. तो गवर्नमेंट ने ये एक्ट इसलिए बनाया ताकि जो पैसा आ रहा है, अगर किसी भी फॉरेन एजेंसी से या फॉरेन किसी इंस्टीट्यूशन से अगर पैसा आ रहा है, तो वो पैसा ऐसी एक्टिविटी में ना लगाया जाए जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल हो. दैट मीन्स कि नेशनल इंटरेस्ट के हार्म में हो, नेशनल इंटरेस्ट को कोई हार्म कॉज कर रहा हो. तो ऐसे डेट्रीमेंटल एक्ट्स को चेक करने के लिए FCRA एक्ट वाज बीइंग. सो जब इमरजेंसी हुआ 1976 में, तो गवर्नमेंट को ऐसे आसार लगे कि बहुत सारे फॉरेन पावर हैं वो इंडिया के जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं बाय पंपिंग लॉट ऑफ मनी इनटू द कंट्री थ्रू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और वो डेट्रीमेंटल हो सकता है हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए. तो गवर्नमेंट ने क्या है, एक FCRA एक्ट लेके आती है. अभी रिसेंटली कई सारे अमेंडमेंट हुए FCRA में. 2010 में एक अमेंडमेंट हुआ, 2020 में अमेंडमेंट हुआ. पहले एक FCRA में क्लॉज था कि FCRA अगर है तो FCRA में अगर क्या है, FCRA में अगर पैसा आता है तो आपका, जैसे मान लो इंडिया में किसी भी स्टेट में आपका बैंक में अकाउंट है तो आप पैसा रिसीव कर पाओगे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब है, गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है 2020 अमेंडमेंट के बाद कि अगर किसी भी ट्रस्ट का और एनजीओ का अगर FCRA कंट्रीब्यूशन आता है तो उसका एक अकाउंट इंडिया मतलब दिल्ली के SBI के बैंक में होना चाहिए. एक डेजिग्नेटेड एक ब्रांच है SBI का, उसी SBI ब्रांच में दिल्ली में ही सबका अकाउंट होना चाहिए अगर आपको FCRA के अंदर पैसा रिसीव करना है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बेसिकली रिसीव करना है. तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट उसको चेक कर पाएगी और उस पे सर्विलांस रहेगा कि वो पैसा गलत चीज़ों में इस्तेमाल तो नहीं होगा. तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ अमेंडमेंट हुआ. अब जो है अप्रूवल मिलता है, एक अप्रूवल भी होता है FCRA में कि रजिस्ट्रेशन कितने सालों के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है. ठीक है, तो बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए कि एनजीओ को किस, गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या है कंट्रोल टाइट किया. तो गवर्नमेंट टाइटर कंट्रोल एंड स्क्रूटनी ओवर एनजीओस, ताकि वो जो पैसा जो बाहर से आ रहा है दे यूटिलाइज द मनी इन अ राइट डायरेक्शन. ऐसा पैसा वो ना यूज करे जो डेट्रीमेंटल हो नेशनल इंटरेस्ट के लिए. तो ऐसे कुछ कुछ चेंजेस किए गए. ठीक है, तो अभी देखते हैं अपन कि और क्या चेंजेस है इसके अंदर. तो ये एक टेबल बनाया आपके लिए मैंने. सबसे पहले क्या है कि FCRA क्या है, तो रिसेंटली 2010 में एक अमेंडमेंट किया गया और 2020 में भी अमेंडमेंट हुआ. तो FCRA बेसिकली इट रेगुलेट फॉरेन डोनेशन एंड इंश्योर दैट जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को एडवर्स ना करे, है ना. वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को एक खतरा ना पैदा करे कि ऐसा पैसा रिसीव कर रहे हो जो मान लो कि गलत टेरर फंडिंग के लिए यूज किया जा रहा हो, या और भी कुछ हवाला ट्रांजैक्शन ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो. तो ऐसी चीज़ों को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने FCRA में कुछ कुछ अमेंडमेंट की. तो 19 जैसे कब ये स्टैब्लिश किया गया FCRA, 1976 में बना है. जब इमरजेंसी चल रहा था भारत में तो इंडिया गवर्नमेंट को ऐसा अप्रिसिएशन यानी ऐसा आभास हुआ कि बहुत सारे जो फॉरेन पावर है दे आर पंपिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू द इंडिया एंड थ्रू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, ताकि जो इंटरनल सिक्योरिटी है भारत का वो कॉम्प्रोमाइज हो पाए. अब जो बार बार एक हम इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है? MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, किसके किस पे लगेगा ये FCRA एक्ट? ऐसे ग्रुप पे, ऐसे एनजीओ पे, ऐसे ट्रस्ट पे जो फॉरेन डोनेशन रिसीव करते हैं. ठीक है, 2020 में क्या अमेंडमेंट आया? इट गेव द गवर्नमेंट टाइटर कंट्रोल एंड स्क्रूटिनी ओवर द रिसिप्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड बाय एनजीओ. अब गवर्नमेंट क्या है, एक एक डेटा चेक करती है कि ये जो डेटा है, मतलब जो पैसा आ रहा है
उसका गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा उसका स्क्रूटनी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला था, हाउ फॉरेन फंड कैन बी अवेल्ड बाय एनजीओ, ऑल एनजीओ मस्ट रिसीव फॉरेन फंड इन अ डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट एट एसबीआई न्यू दिल्ली ब्रांच। जो मैंने बताया ना कि सारे जो हमारे क्या है, जितने भी एनजीओज हैं, अगर उनको कोई फॉरेन फंड आता है तो एसबीआई की न्यू दिल्ली ब्रांच में ही वो फंड आएगा। ठीक है, कहीं और पे यूटिलाइज, कहीं और के मतलब कि ब्रांच में नहीं ले सकते वो, इसी डेजिग्नेटेड ब्रांच में ही उनको फॉरेन फंड रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अब और क्या चीज़ें हैं, हु कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कौन कौन रिसीव कर सकता है, तो इट मस्ट हैव अ डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम विद प्रायर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारा क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है। उसके बाद आपका आधार और सारा डिटेल और डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जाएंगे। और उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर आपको पैसा मान लो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आ रहा है, एजुकेशन के लिए आ रहा है या किसी चैरिटेबल चीज़ों के लिए आ रहा है, तो आप पैसा उसी में खर्च करेंगे। ठीक है, आधार का भी प्रोविजन ऐड किया गया, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफिस बियरर। ठीक है, जितने भी ऑफिस बियरर हैं एनजीओ में, डायरेक्टर्स हैं या कोई क्या बोलते हैं उसको, ट्रेजरर है, ठीक है, या और भी कोई ऑफिस बियरर है, सबको ये मैंडेटरी है कि उनका क्या है, जो आधार है, आधार का प्रोविजन है, मतलब आधार में सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मतलब जैसे एनजीओ बनाया है तो एनजीओ के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी होंगे, कुछ खर्चा लगेगा। तो पहले क्या करते थे एनजीओ वाले, उनका अपर लिमिट था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ही 50% दिखा देते थे। मान लो कि 5 करोड़ का फंड आया तो कहते थे कि इसका 2.5 करोड़ तो हमारा सैलरी देने में और भी हमारे ऑफिस मेंटेनेंस चीज़ों में खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, जितना भी फॉरेन फंड आपको आया है उसका आप 20% ही पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें, सबसे पहले एफसीआरए का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज, क्या है एफसीआरए का फुल फॉर्म, एफसीआरए का फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, 1976 में आया। कितने साल के लिए वैलिड होता है, 5 साल के लिए। कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये। दूसरा क्या है, इसमें आधार का प्रोविजन है, और ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप फॉरेन फंड के लिए आपको एक डेजिग्नेटेड जो बैंक अकाउंट है वो एसबीआई न्यू दिल्ली में खोलना होगा, और उसके बाद गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, देन यू कैन रिसीव द फॉरेन फंड। और इस फॉरेन फंड को आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में नहीं लगा सकते जिससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट एज इन कि इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में हम कितना पैसा टोटल खर्च कर सकते हैं, सिर्फ 20%, अर्लियर इट वॉज 50%। ठीक है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट एफ सी आर ए। एक और न्यूज़ है कि वेस्ट बंगाल सूट अगेंस्ट सी बी आई प्रोब्स हैज मेरिट, है ना। तो एक सी बी आई के ऊपर एक देखते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो व्हाट इज सी बी आई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है भारत की। एजेंसी का स्टैब्लिशमेंट ईयर था 1973, 1973 नहीं सॉरी 1963। तो सीबीआई कब स्टैब्लिश हुई, 1963 में। ठीक है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। एक और बॉडी है भारत में, सीवीसी उसको कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का भी स्टैब्लिशमेंट 1964 में ही होता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे होता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। ओके, तो the agency was established in 1963 by the Indian government as a result of the recommendation of संथानम कमेटी। तो सबसे पहला क्या है, सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देन कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, 1963 में। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। सीबीआई कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इट डिराइव्स इट पावर टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम एक दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट है, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस। ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, कब आया ये, 1946 में। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू सीबीआई जो है वो अपना क्या है, इट डिराइव्स इट पावर, इन्वेस्टिगेशन को जो पावर मिला है वो कहाँ से मिला है उसको, दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। ओके, उसी तरह से मैंने आपको क्या बताया, सीवीसी, सीवीसी क्या है कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एजेंसी है जो 1964 में बना, ताकि जो करप्शन के केसेस है, देखो सीबीआई क्या काम करती है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो कोई किस तरह का इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट में कोई ऐसा प्रोब है
तो स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई को बुलाती है कि सीबीआई इसका जांच करे, ठीक है, कि वहाँ की लोकल पुलिस अब उस मामले को नहीं देख पा रही है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कई बार क्रिमिनल केसेस में भी बुलाया जाता है ना, और भी बहुत सारे केसेस में भी सीबीआई को बुलाया जाता है। तो बेसिकली क्या है, या कोई करप्शन का भी मामला होता है उसमें भी बुलाया जाता है, लेकिन जो सीवीसी है ये सोलली इसका जो काम है, इट इज एड्रेस द इशू ऑफ करप्शन इन द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में अगर कोई भी करप्शन का केस है तो वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को दिया जाता है, कमीशन को दिया जाता है, और इसको जो हेड करते हैं वो होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो ये बनता है 1964 में, किसके रिकमेंडेशन में, ऑन द बेसिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी, सेम है ना। जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे क्या बनता है, जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनता है हमारा सीबीआई, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे सीवीसी भी बनता है। सीवीसी वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1964 एंड संथानम और क्या, सीबीआई का कब बनता है, सीबीआई हमारा 1963 में। सीबीआई डिराइव्स इट पावर फ्रॉम दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। एक और चीज देखो आप यहाँ पे, वो क्या है, सिंस द सीबीआई हैज बीन स्टैब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन, है ना, इसको एक रेजोल्यूशन के तहत बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रेजोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। जैसे बताया ना मैंने, क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो कैसी बॉडी है, ना तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, ना ही ये किसी लॉ के थ्रू बनाया गया है, तो कैसे बनाया गया, तीन तरीके से बनाया जाता है किसी बॉडी को, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, तो उसका मेंशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, है ना। उसी तरह से एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो लॉ से बनती है ना। जैसे बहुत सारा बॉडी मैंने आपको बताया, जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जैसे कैसे, जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसी तरह से सीबीआई जो है वो एक रेजोल्यूशन से बनाई जाती है, जो तीसरा तरीका है। सो सीबीआई हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए आपको, है ना, क्या, कि सीबीआई ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक रेजोल्यूशन से बनाया जाता है, एंड दैट रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड सीबीआई डिराइव्स इट पावर फ्रॉम दिल्ली पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, ठीक है, 1946। लेटर द सीबीआई वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द, पहले सीबीआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास था, ठीक है, पर बाद में इसको कौन से मंत्रालय में, ये याद रखेंगे जी, सीबीआई का जब फॉर्मेशन हुआ वो रेजोल्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पास किया, लेकिन अब जो सीबीआई है, इट इज अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए अगर ऐसा सवाल किया जा सकता है कि सीबीआई जो है वो बनाया गया रेजोल्यूशन से, पर वो रेजोल्यूशन किसने पास किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, पर अब सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन है, अब सीबीआई है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के तहत। अब आपका होमवर्क है, आपको बताएंगे, आपको बताना होगा एमएचए कौन है हमारे, अमित शाह है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आपको बताना है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवांसेस जो है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, इसके मंत्री कौन है अभी, ठीक है, कमेंट पे आप बताओगे, ठीक है। आपको भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, है ना, आप भी थोड़ा चीज़ों को बताओ, है ना, सर्च करो, तब तो जाके बात बनेगी। आप कुछ कमेंट ही नहीं करते हो, ना कोई मेंशन करते हो कुछ, है ना। सो टेक पार्टिसिपेट करें आप भी, है ना, पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, देन इट विल रीप बेनिफिट फॉर यू इन द लॉन्ग रन। मोटो क्या है सीबीआई का, वही इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी, है ना, पक्षपात नहीं करना है, एंड इंटीग्रिटी, है ना, इंटीग्रिटी। मिशन यही सब है भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना, और क्या है, सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन कराना ऑफेंसेस का, बाकी यही सब चीज़ें। सीबीआई को जो हेड करते हैं वो होते हैं डायरेक्टर जनरल, है ना, डीजी जिनको कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई बोलते हैं बेसिकली। तो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई is the head of the CBI, है ना, director of CBI, or the CBI director is the head of the Central Bureau of Investigation, and he is only responsible for administration of the organization. जो डायरेक्टर होता है सीबीआई का, ही इज ऑल्सो एक्ट एज द आईजी ऑफ पुलिस ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, क्योंकि इसी एक्ट के थ्रू बना है। अब एक सवाल ये है कि जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का वो कैसे होता है, ठीक है। एक लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया 2013 में, ठीक है, इसने दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को अमेंड किया और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को एक 3 मेंबर की कमेटी हो, और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया, और उस कमेटी में कौन कौन हो, प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा में, और सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसको सीजीआई ही नॉमिनेट करे, तो 3 मेंबर की कमेटी हो,
पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट ने दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को अमेंड किया और कहा कि जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनको अगर अपॉइंट करना है तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन जो लगेगा वो 3 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन होगी, जिसमें प्रधानमंत्री चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा लोकसभा में, और सीजीआई होगा, और या तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय सीजीआई ओनली। लेटर द दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2014 मेड वन चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमेटी। क्या चेंज किया? चेंज कुछ नहीं है, बस ये है कि मान लो कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर कोई हो ही ना, जैसे पिछले 5 जो इससे पहले वाला जो टर्म था उसमें कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था, क्योंकि 10 क्या बताया मैंने, 10% चाहिए होता है ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, वो था ही नहीं, है ना। इसलिए ऑफिशियली लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था, खाली थी वो पोस्ट। तो अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होगा तो क्या होगा? देन कुछ नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर नहीं है तो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगा लोकसभा में उसी को बुलाया जाएगा, और वो इस मेंबर होंगे इस कमेटी का, और फिर फाइनली जो है डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। टेन्योर क्या है भाई? एक सीवीसी एक्ट जो है वही सीवीसी एक्ट 2003 के तहत सीवीसी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो बना तो था 1964 में, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? संथानम कमेटी के। लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है ना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया 2003 में, ये एक सीवीसी एक्ट के थ्रू बना, ठीक है। कौन से एक्ट के थ्रू बना? सीवीसी एक्ट के थ्रू बना। तो जो सीवीसी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी, बट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कमीशन है, इट गॉट स्टैट्यूटरी स्टेटस इन द ईयर 2003, है ना। जो सीवीसी एक्ट 2003 के थ्रू इनको क्या है, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। और इस एक्ट के थ्रू जो सीबीआई डायरेक्टर का जो क्या है टेन्योर है वो 2 साल का है। तो आपको क्या याद रखना है कि सीबीआई डायरेक्टर का टेन्योर कितना है, कितने साल के लिए बनते हैं वो? 2 इयर्स के लिए बनते हैं, ठीक है। 2 इयर्स के लिए बनते हैं। माइट भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है आई थिंक व्हेन आई एम स्क्रिबलिंग, ये ऐसा परफेक्टली नहीं आ रहा है, वेरी सॉरी फॉर द दिस, है ना। विल फिक्स, कुछ कुछ टेक्निकल ग्लिच हो जाता है समटाइम्स। सो वे वर वी, जस्ट गिव मी मोमेंट। हाँ या, तो जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं वो उनका टेन्योर क्या होगा? वो 2 साल का टेन्योर होगा उनके, ठीक है। 2 साल का टेन्योर होगा। और तो यही सारी चीजें हैं। 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया भी जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहिए, पर 1 साल एट अ टाइम दिया जाएगा, और धीरे धीरे कर करके उनको मैक्सिमम जो एक्सटेंशन हो सकता है वो 5 साल तक के लिए हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब 2 साल के लिए तो बनाए ही जाते हैं, लेकिन कुछ केस में मान लो कि इनको एक्सटेंड करना पड़ रहा है तो एक एक साल करके एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में बोल देंगे कि 4 साल के लिए बनेंगे, ऐसा नहीं। 2 साल के लिए तो बनते ही, 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, फिर 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, फिर 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। इस तरह से मैक्सिमम 5 साल के लिए ही बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? सीबीआई, है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ना ही कैसी बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक रेजोल्यूशन से बनाया जाता है इसको, जो रेजोल्यूशन पास करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन अब जो सीबीआई है इट इज अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है। आपको बताना है कौन है ये मिनिस्टर, ठीक है। और सीबीआई और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है दोनों किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनता है? दोनों बनता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी, ठीक है। सीवीसी भी 1964 में बनता है, लेकिन इसके स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल जाता है 2003 में, और थ्रू सीवीसी एक्ट 2003। और इसी एक्ट के थ्रू जो डायरेक्टर है सीबीआई का वो कितने साल के लिए होते हैं? 2 साल के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये 2 साल के लिए होते हैं, और क्या है, अगर उनके टेन्योर को एक्सटेंड करना है तो एक बार में एक एक साल करके बढ़ा सकते हैं, और मैक्सिमम जो वो रह सकते हैं वो सिर्फ 5 साल के लिए हो सकते हैं। तो दिस इज द टोटल क्रक्स अबाउट सीबीआई। एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है एडिटोरियल में, उसकी वजह से ये मैंने स्लाइड लगाया आपको, वो मैं आर्टिकल आपको दिखाता हूँ पहले। या चलो पैरेलली हम ये भी देख लेते हैं, और भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं रह रहा है हमारा। राजस्थान बजट गिव बूस्ट टू हेल्थ एंड टूरिज्म, है ना। चलो ये तो स्टेट न्यूज़ है, नॉट एज रेलिवेंट फॉर अस। एक आप ये पढ़ोगे आईपीसी, आईपीसी क्या है? आईपीसी का 125वां क्या है? 125, 125 जो सेक्शन है आईपीसी का वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि if any person having sufficient means neglect or refuse to maintain
his wife, then a magistrate of the first class may upon proof of such neglect। मतलब बेसिकली ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी एक्ट के थ्रू मुस्लिम अगर वुमेन है, जैसे मुस्लिम में क्या था कि उनके पर्सनल लॉ था, उस पर्सनल लॉ के थ्रू एक 1986 में एक एक्ट था मुस्लिम का, ठीक है। उस एक्ट को क्या कहते हैं? इट इज अंडर द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। तो क्या कहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ये कहा है कि सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी एक्ट के थ्रू उनको भी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। डाइवोर्स का अगर केस होता है या जो भी होता है, तो अगर डाइवोर्स होता है तो ऐसे केसेस में मेंटेनेंस की बात है, और किस चीज की बात है, तो वो मेंटेनेंस जो है उनको मिलेगा। और ये जो एक्ट है, ये जो सेक्शन है 125 ऑफ द सीआरपीसी का, ये इस एक्ट को भी सुपरसीड करेगा। कहने का मतलब है कि अ, मतलब क्या है, पुरुष हो या महिला हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलीजन रिलीजन ठीक है, लेकिन कानून सबके लिए सेम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लॉ, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन रादर, नॉट लॉ, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो इसमें यही कहा गया है कि एक सेक्युलर सेक्शन है 125 ऑफ द सीआरपीसी का, उसके थ्रू क्या होगा, देखो ये क्या मेंशन किया गया है। सेक्शन 125 द सीआरपीसी कैन नॉट बी फोरक्लोज फॉर द डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन बाय वर्च्यू ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ अ पर्सनल लॉ रेमेडी। तो एक पर्सनल लॉ था, वो क्या लॉ था? प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। तो अब कह रहे हैं कि जो डाइवोर्स मुस्लिम वुमन इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू ऑल राइट ऑफ मेंटेनेंस अवेलेबल टू अदर इक्वली सिचुएटेड वुमेन इन द कंट्री, यही कह रहे हैं। सेक्शन 125 के थ्रू क्या है कि जो डाइवोर्स मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी बराबर का अधिकार है मेंटेनेंस का, जैसे कि बाकी अलग महिलाओं को है भारत में, है ना। तो यही कहा जा रहा है इसमें कि रिलीजन का इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है कि 125 के तहत क्या है कि एक हस्बैंड को अपने वाइफ को जो मंथली मेंटेनेंस जो देना होता है डिवोर्स वाइफ को, वो उसको देना होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फेथ, है ना। बाकी जो मतलब कोर्ट के अधीन हो, तो ये एक आप एक याद रखेंगे सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। राजस्थान बजट से आज सच इट्स नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सीबीआई हमने देख लिया, ठीक है। एक ये आईटीबीपी है, इंडियन इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। ये 1962 में बनाया जाता है इसको। 1962 में आईटीबीपी कब आता है? 1962 में, इन द वेक ऑफ साइनो, क्या साइनो चाइना वॉर, साइनो चाइना वॉर या इंडो इंडो साइनो वॉर, ठीक है। जो इंडिया चाइना का वॉर होता है ना 1962 में, उसी के वेक में ये बनाया जाता है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो इन्होंने स्मगलिंग चाइनीज बॉर्डर पे 108 किलो सोने की बिस्किट स्मगलिंग कर रहे थे, उनको पकड़ा है। तो बस ये जान लो आईटीबीपी क्या है, ठीक है। आईटीबीपी जो है वो सीएपीएफ यानी सेंट्रल असिस्टेंट पुलिस फोर्स के अंदर आती है, ठीक है। एक ये फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए। क्या है डीजीसीए? डीजीसीए इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डीजीसीए इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जैसे कोई भी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज होता है एयरपोर्ट में, बैगेज बोर्डिंग लोडिंग, सब चीज़ों का जो ये डीजीसीए जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है। और ये इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। एक इनके बारे में आपको जानना चाहिए, वेरी पॉसिबिलिटी है कि ये सीजीआई बनेंगी, है ना। ओनली वुमन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो सीजीआई बनेंगी, जस्टिस बीवी नागरत्ना जी, बीवी नागरत्ना जी, ठीक है। तो ये कह रही हैं कि मेन शुड शेयर फंड टू एम्पावर देयर होम मेकर वाइफ, है ना। इंडिया रशिया हमने डिस्कस किया है ना, वी हैव डिस्कस द इशू थॉरली। एनजीओ ये मैंने आपको बता दिया, एफसीआरए क्या है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट।
एक ये याद कर लो, बोरहोल जियो फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे है? करड़, महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। बस इतना ही जानना है, इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग क्या होता है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इंडिया डेमोग्राफिक जर्नी ऑफ हिट एंड मिसेस, ठीक है। ये पेपर इसलिए आया है क्योंकि आज जुलाई है, जुलाई 11, एंड जुलाई 11 क्या होता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, याद रखोगे। जुलाई 11 क्या होता है? जुलाई 11 होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 1989 में यूएन ने ये डे, एक एक रिनाउंड डेमोग्राफर हैं जिनका नाम है डॉक्टर के सी जचारिया जी, इनके ही उस पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है तब से। तो 11 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए हैं ना, यूएन ने यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके आता है, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे जो 2000 से 2015 तक थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके आया गया 2015 में, जो 2015 से कहा गया है कि 2030 तक अचीव कर लेना है, 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसमें ये लिखा गया है कि कैसे इंडिया 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 में एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, क्या कि देखो, एक तो फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है ना, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा है कि हमारा जो डेमोग्राफी डिविडेंड है इन टर्म्स ऑफ हमारे यूथ, अभी काफ़ी, जो ये डिकेड रहेगा 2030-40 का, इंडिया की जो यूथ पॉपुलेशन है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है उसमें, इंडिया यूथ पॉपुलेशन, तो वो हमारे कंट्री के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या ऐसे भी अच्छा है। ड्रॉबैक ये है कि इतने बड़े पॉपुलेशन को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन एक और चीज़ देखा गया है कि जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट तो बढ़ा है, उसका रीज़न ये भी है कि मोर्टालिटी रेट कम हो गया। मोर्टालिटी रेट मतलब, जैसे पहले, अभी हमारा हेल्थ सिस्टम भी कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो अभी जैसे पहले बहुत सारी बीमारियों से लोगों की मृत्यु हो जाती थी और मतलब इलाज नहीं हो पाता था, पर आज वो केस नहीं है। आज हेल्थ सिस्टम पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हो चुका है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि मोर्टालिटी रेट भी कम हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि मोर्टालिटी रेट, माइग्रेशन और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखा जाए तो थ्री कंपोनेंट है ना, थ्री कंपोनेंट, नेमली फर्टिलिटी, मोर्टालिटी एंड माइग्रेशन प्ले अ पिवटल रोल इन शेपिंग इंडिया डेमोग्राफिक लैंडस्केप। तो कह रहे हैं कि जो भारत का जो लैंडस्केप है वो बदल रहा है, उसमें थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलिटी है ना, फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट देख ही रहे हो आप, फर्टिलिटी रेट एक लेवल होता है जिसको रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं, वो है इंडिया का 2.1। कितना है? 2.1। टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.1 है ना, 2.1 है। जैसे कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, उसी से ये रेट निकाला गया है 2.11 बेसिकली, कि कई केसेस में मृत्यु हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं 2.1। अगर 2.1 से ज़्यादा किसी का फर्टिलिटी रेट आ रहा है किसी कंट्री का, या रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे आबादी बढ़ रही है काफ़ी तेज़ी से, और उससे कम आ रहा है, इसका मतलब आबादी घट रही है। तो तीन कंपोनेंट ऐसा कहा गया है इस जो आर्टिकल है इसमें, कि फर्टिलिटी, मोर्टालिटी एंड माइग्रेशन जो है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन शेपिंग इंडिया डेमोग्राफिक लैंडस्केप, ठीक है। तो इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन रिड्यूसिंग इट फर्टिलिटी, है ना, धीरे धीरे हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये याद रखेंगे आप, एनएफएचएस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। जो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है वो घटा है, मैं बोल रहा था ना, टोटल घटा है, 3.4 से 2 आ गया है ना 2021 के लेवल में, जो हमारे रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है 2.1 से। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कम करने की, लेकिन अभी जिस तरह से अभी थोड़ा सा आबादी बढ़ी है, उसका और भी रीज़न है क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लोगों का धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है ना, इसकी वजह से। तो ये कह रहे हैं क्या? लेकिन इसका एक और इम्पैक्ट है कि आने वाले जो 2050 के बाद का टिकट है, उसमें हमारा जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो कर जाएगा, जो एक वरिंग साइन है। इसलिए हमारे अपने हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 2011 सेंसेक्स के हिसाब से इंडिविजुअल जिनकी आबादी 60 साल और ज़्यादा है, वो है 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, है ना। ऐसे इंडिविजुअल जिनको सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनकी आबादी 8.6% है। लेकिन ये फिगर जो है, इट विल शार्पली राइज टू 19.5% बाई 2050, विच इज़ अ वरिंग साइन एज इन की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगा। एक और चीज़ देखा गया है कि जो वुमन का पार्टिसिपेशन है, इंडस्ट्री में, या लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वुमन का, वो आज भी सिग्निफिकेंटली बहुत कम है। इवन वुमन का पार्टिसिपेशन जो है हमारे क्या पार्लियामेंट में भी काफ़ी कम है। देखो, जैसे इस बार वाले लोकसभा में पिछले बार से भी कम महिलाओं को चुना गया है, पहले 78 था आंकड़ा, भी 74 है। तो 106 अमेंडमेंट एक्ट से ये कहा गया है कि 1/3 ऑफ द सीट शुड बी रिजर्व फॉर
वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पर रियलिटी में अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो यही सब चीज़ों को कहा गया है कि तो अगर हमें ये एसडीजी यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें बहुत सारे टारगेट है कि हमें पॉवर्टी को हटाना है, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर करना है, ठीक है? उसके बाद हमें राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट और एक सस्टेनेबल सिटी बनाना है, यानी डिज़ास्टर ऐसा शहर बनाना है जो डिज़ास्टर प्रोन हो पाए, है ना? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है हमें। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमें अवेल कराना है, जो हम काफ़ी हद तक आगे पहुँच भी चुके हैं उसमें, ठीक है? प्रॉपर सैनिटेशन हाइजीन होना चाहिए। लाइफ बिलो वाटर को भी हमें ध्यान में रखना है, यानी कि हमारा जो मरीन इकोसिस्टम है वो कैसा है, लाइफ अबव लैंड, वो भी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहा गया है कि अगर भारत जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना चाहता है, तो उसका जो चेंजिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी बनानी चाहिए। जैसे इसमें क्या कहा गया कि 2011 के सेंसेक्स के हिसाब ऐसे आबादी जिनका 60 से ज़्यादा की उम्र है, वो 8.6% है, पर ये फिगर 2050 तक 19.5% हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही सरकार को पॉलिसी ड्राफ्ट करनी चाहिए कि कैसे हम पॉलिसी बनाएँ ताकि इनकम इनइक्वालिटी को हम कम कर पाएँ, है ना? जैसे पिछले क्लास में एक क्लास में मैंने आपके इनकम इनइक्वालिटी पे आपका क्लास लिया, उसमें आपको बताया ना इनकम इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है ना? कि भारत में इवन जो टॉप 5% है वो 90% से भी ज़्यादा वेल्थ जो है पूरा भारत का उनके हाथों में है। इवन दुनिया में भी क्या है, ओनली 0.0013% ऑफ द पीपल वो पूरे वर्ल्ड का 14% जीडीपी को मतलब उनके हाथ में है। दे हैव एक्यूमुलेटेड सो मच ऑफ वेल्थ, ठीक है? तो ये इसको कम करना होगा, ठीक है? और क्या है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी निकालनी होगी यूथ ऑफ इंडिया के लिए। हेल्थ नीड्स को हमें केटर करना पड़ेगा, जो कल मैं बता रहा था आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, उसे बहुत कम करने की ज़रूरत है। तो इंडिया स्टिल हैज़ अ लॉन्ग जर्नी टू कवर इन ऑर्डर टू मीट ऑल द टारगेट ऑफ द एसडीजी, ठीक है? इसके लिए हमें मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। पॉलिटिकल विल भी चाहिए, है ना? सिर्फ हमें कैंपेनिंग और वोट जीतने में नहीं, रादर एक पॉलिटिकल विल दिखा के ऐसी पॉलिसी ड्राफ्ट करनी पड़ेगी जिससे हमारा जो पॉपुलेशन है, यंग जनरेशन जो है, वो बेनिफिट को रीप कर पाए। और बस यही सारी चीज़ों को रखा गया है कि हम अपने पॉपुलेशन डायनेमिक्स को समझें और अपने इशू को ढंग से एड्रेस करें। तो 11 जुलाई को आप याद रखेंगे क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल जो कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल क्या होता है, मतलब कि आपको चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि आने वाली जनरेशन भी उस चीज़ का फ़ायदा ले पाए, है ना? ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमें मिली हम उसको ख़त्म ही कर दें, तो आने वाली जनरेशन उसका फ़ायदा नहीं ले पाए, है ना? तो ऐसे यूज़ करना है हमें रिसोर्सेज़ को, ताकि आने वाली जनरेशन को भी उसका फ़ायदा मिल पाए। तो 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। पहला गोल है एसडीजी 1, नो पॉवर्टी, है ना? गरीबी एकदम दूर करना है, जो अभी हम नहीं कर पाए हैं। देन ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। ये सारा 17 गोल मैं आपको याद करवा दूँगा, है ना? ट्रिक से एक दिन। और फिर जेंडर क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना? जेंडर इक्वालिटी मतलब क्या? आप जेंडर इक्वालिटी मतलब वुमेन और मेन के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 है। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए, है ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट 7। डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, राइट टू वर्क भी जैसे अधिकार है ना? 9 क्या है? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री बढ़ानी होगी हमको, है ना? इनोवेशन करना पड़ेगा, इनोवेशन एज इन कि देखो आज भी भारत क्या है, आर एंड डी में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है हमारा, उसमें सिर्फ 0.5 से 0.6% जीडीपी का 0.5 से 0.6% जीडीपी का इसका कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, जबकि इसको हमें ग्रेजुअली बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, तो इनोवेशन करेंगे, तभी जाके भारत को क्या है, एक बेहतर फ्यूचर मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आज एक आर्टिकल में भी आया है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, जैसे सरकार ने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग हम 25% तक लेके जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग को, लेकिन अभी भी वो फिगर 15-14% तक ही है। तो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में भी कहा है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इनइक्वालिटी रिड्यूस करना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 है। देन सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी बनाना है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लीन क्लाइमेट एक्शन बहुत बार बताया है, लाइफ बिलो वाटर यानी मरीन इकोसिस्टम को कैसे ध्यान देना है, लाइफ ऑन लैंड यानी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखना है, पीस बनाए रखना है, और ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन आना चाहिए जिससे वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे। देन पार्टनरशिप करनी है फॉर गोल, है ना? ये है 7 डेवलपमेंट गोल। इसमें मेंशन कर दिया मैंने नो पॉवर्टी को लेके कौन कौन सी स्कीम है भारत सरकार की, जैसे पीएम जनधन योजना, है ना? दुनिया की लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है ये। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है ना, कि सबको क्लीन वाटर मिले। हाउसिंग फॉर ऑल,
फिर पॉवर्टी इरेडिकेशन के बाद हमारा, तो ये सारे गोल हैं, ठीक है। ये सारे गोल हैं कि कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है। एंड देन जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ये है कि एसडीजी क्या है, दे आर 17 इंटरकनेक्टेड गोल जिसे यूएन ने क्रिएट किया है 2015 में। एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है ताकि ग्लोबल चैलेंजेस जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस, जस्टिस, ये सब हम अचीव कर पाए 2030 तक। एसडीजी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस सर्व इज यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड ऑल। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द हिंदू एनालिसिस टुडे। विल मीट डे आफ्टर टुमारो, है ना? Thank you everyone for joining. So this is all from the Hindu analysis. Thank you everyone.